गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 3 एंड 4 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 3 एंड 4 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। ये सेशन आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 3। तो हर साल 3 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। इस दिन जो है अवेयरनेस रेज की जाती है अबाउट द स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इसमें लोगों को बताया जाता है कि फिजिकली फिट रहना ही वेलनेस नहीं होती है, लेकिन हमें मेंटली भी जो है वो हेल्दी रहना चाहिए। इसमें जो है बॉडी और ब्रेन के बीच में जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हॉर्मोन्स है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसके बारे में लोगों को बताया जाता है। उन बॉडी और ब्रेन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है। इसके अलावा लोगों को बताया जाता है कि अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स है जो रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन है जो स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी में रिलीज होता है। ये हार्मोन जो है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है और हमारे डाइजेशन को भी अफेक्ट करता है। अगर हम प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते हैं, प्रॉपरली सोते नहीं हैं, तो और न्यूट्रिशन भी हमारा अच्छा नहीं रहता है, तो उसका इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनाकर जो है हम अपनी बॉडी और माइंड को जो है वो हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Savitribai Phule, regarded as India's first woman teacher, co-founded the first girls' school in Pune in which year? ठीक है, तो यहाँ पे सावित्रीबाई फुले की बात की जा रही है। उनको क्या माना जाता था? उनको इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर माना जाता है और उन्होंने जो है इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल पुणे में एस्टेब्लिश किया था, को फाउंड किया था। ठीक है, तो उन्होंने किस ईयर में ये स्कूल फाउंड किया था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1848, 1848 में। ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई सावित्रीबाई फुले की 3 जनवरी को। सावित्रीबाई फुले का जन्म जो है वो 3 जनवरी 1831 को नगांव महाराष्ट्र में हुआ था और उनको जो है यहाँ पे जनक माना जाता है, सोशल रिफॉर्मर, और इंडिया की वो फर्स्ट वुमेन टीचर मानी जाती है। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ था तो उस टाइम में इंडिया में जो है वुमेन्स के लिए एजुकेशन ना के बराबर रहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हस्बैंड की सपोर्ट से, उनके हस्बैंड कौन थे? ज्योतिराव फुले। ठीक है, ज्योतिराव फुले उनके हस्बैंड थे, उनके सपोर्ट से उन्होंने जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर बनी। सावित्रीबाई फुले ने अपने हस्बैंड ज्योतिराव फुले के साथ मिलके जो है वो इंडिया में फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन किया पुणे में, जो कि एक रिवोल्यूशनरी स्टेप रहा था उस टाइम का वुमेन एजुकेशन का इंडिया में। उनको जो है फर्स्ट फीमेल टीचर और हेड मिस्ट्रेस वो स्कूल की बनी। उनको काफ़ी सारी हरासमेंट जो है सोसाइटी से, इंसल्ट और फिजिकल अटैक भी हमारी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के द्वारा उनके ऊपर किए गए। उन्होंने जो है कॉन्टिन्यूसली वो वर्क करती रही दलित अपलिफ्टमेंट के लिए और ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए। उन्होंने जो है अपोज किया चाइल्ड मैरिज को और सपोर्ट करती थी वो विडो री मैरिज को। उन्होंने जो है काफ़ी सारे विडोज़ और ओरफान चिल्ड्रन शेल्टर्स को एस्टेब्लिश किया और अपनी राइटिंग और पोइट्री के थ्रू जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड की। सावित्रीबाई फुले को जो है सेलिब्रेट किया जाता है पायोनियर वुमेन एम्पावरमेंट का, और जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 3 जनवरी, इसको वुमेन एजुकेशन डे के रूप में महाराष्ट्र में ऑब्जर्व किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी वेलु निचियार इज रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री प्राइमरली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अचीवमेंट। तो यहाँ पे जो है बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है रानी वेलु निचियार की, तो उनके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इनको हिस्ट्री में क्यों, कौन सी अचीवमेंट के लिए याद किया जाता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीइंग द फर्स्ट इंडियन क्वीन टू वेज वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रानी वेलु नचियार, इनका जन्म 3 जनवरी 1770 को हुआ था, एक रॉयल फैमिली में रामनाथपुरम तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ अर्लीस्ट सिंबल ऑफ एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंट इन इंडिया। उनके पति की डेथ हो गई थी, जो कि रूलर थे शिवगंगई के। तो उनके पति की डेथ के बाद ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने जो है उनका जो किंगडम था उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहा, लेकिन रानी ने उसको रिफ्यूज़ किया। उन्होंने जो है हैदर अली के साथ
मैसूर के जो हैदर अली थे उनके साथ अलायंस करके और अपनी प्लान मिलिट्री स्ट्रेटेजी से जो है अंग्रेजों को हराया। ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट क्वीन माना जाता है जिन्होंने कि एक्टिवली जो है अंग्रेजों के अंग्रेजी रूल के अगेंस्ट वॉर किया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है उन्होंने एक आर्मी बनाई जिसमें उन्होंने ट्रेन्ड वुमेन सोल्जर्स को भी इंक्लूड किया था, और उनको जो है तमिलनाडु में ब्रेव वुमेन और वीर अम्मा गई के नाम से जाना जाता है। Next question, under which article of the Indian constitutions are the appointments and transfers of high court chief justice made? ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन बना है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स जो न्यूज़ में जिस हिसाब की रहते हैं, जिस हिसाब की न्यूज़ में जो चला रहता है उसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट हुई है चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट्स में, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बना है। तो कौन से आर्टिकल इंडियन जो हमारे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस या जस्टिस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के थ्रू की जाती है, ये यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 222। ठीक है ना, तो आर्टिकल 217 और 222 के तहत जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती है। आर्टिकल 217 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, आर्टिकल 217 किसे डील करता है? हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट से, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और जो अदर जजेस होंगे उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आर्टिकल 217 से की जाती है। जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा और कंसर्न जो स्टेट के गवर्नर रहते हैं। ठीक है ना, और अगर जजेस की अगर हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें जो कंसर्न स्टेट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी कंसल्ट किया जाता है। ठीक है ना, और अगर हम आर्टिकल 222 की बात करें तो ये हमारे प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो कंसल्ट करे सीजीआई के साथ और ट्रांसफर करे जजेस की फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ठीक है, तो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके हमारे प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 222 के तहत ट्रांसफर करते हैं जजेस की फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। सेंट्रल यहाँ पे जो है सेंट्रल ने रिसेंटली कुछ न्यू चीफ जस्टिस को जो है वो अपॉइंट किया है और ट्रांसफ़र भी किया है, तो इसी के ऊपर जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है जस्टिस सोमेन सेन, इनको ट्रांसफ़र किया गया है मेघालय हाई कोर्ट से केरला हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, किसको? जस्टिस सोमेन सेन को ट्रांसफ़र किया गया है मेघालय हाई कोर्ट से केरला हाई कोर्ट। इसके अलावा जस्टिस संगम कुमार साहू को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट किए गए हैं? जस्टिस संगम कुमार साहू। ठीक है, इसके अलावा जो है जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिते देरे को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये 3 अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुई है, एक ट्रांसफर हुई है, 2 अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। 2 चीफ जस्टिस यहाँ पर बनाए गए हैं। जस्टिस संगम कुमार साहू को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, और जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिते को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। इसके अलावा जस्टिस सोमेन सेन को ट्रांसफर किया गया है मेघालय हाई कोर्ट से केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman of ESAF Small Finance Bank in 2026? तो चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो किसको अपॉइंटमेंट यहाँ पे दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्तिकेन मनिकम। तो जनवरी 2026 में यहाँ पे ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ कार्तिकेन मनिकम एज इट्स न्यू चेयरमैन। वो जो है फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया के। कई सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग ऑपरेशंस में, क्रेडिट मॉनिटरिंग में, रिस्क मैनेजमेंट में और रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड HR मैनेजमेंट का उनके पास एक्सपीरियंस है। इसके अलावा वो सर्व कर चुके हैं तमिलनाडु ग्रामीण बैंक में और बैंक ऑफ इंडिया स्टार इन्वेस्टमेंट मैनेजर वो रह चुके हैं। इसके अलावा जो है अगर देखें हम तो वो चेयरमैन रह चुके हैं स्टार यूनियन दाइचई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। चेयरमैन के रूप में इनका क्या रोल रहेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक में? तो ये प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे स्ट्रेटेजिक गाइडेंस और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। इसके अलावा जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेट गवर्नेंस एंड इंश्योर करेंगे रेगुलेटरी कंप्लायंस को। Next question, according to NPCI data, what was the total UPI transaction volume recorded in December 2025? तो यहाँ पे जो है NPCI ने एक डाटा दिया है जिसमें कि UPI की ट्रांजैक्शन को बताया गया है दिसंबर 2025 में। तो इसमें कुछ रिकॉर्ड बनाए गए हैं, तो इसको क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 21.63 बिलियन।
तो दिसंबर 2025 में इंडिया में जो है डिजिटली पेमेंट जो इकोसिस्टम ने का एक रिमार्केबल ग्रोथ जो यहाँ पे नोटिस की है। यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसमें इंक्रीज देखा गया है 21.63 बिलियन का, जो कि इसमें 29% ईयर ऑन ईयर जो है वो इंक्रीज शो करता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे बढ़ी है 20% ईयर ऑन ईयर, और ये पहुंची है लगभग 28 लाख करोड़ के करीब ये पहुंची है। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन को अगर देखें, उसका काउंट अगर देखा जाए तो 698 मिलियन जो है यहाँ पे एवरेज डेली ट्रांजैक्शन काउंट की गई है, और जो कि हायर है नवंबर से। नवंबर में ये कितना नोट किया गया था? 682 मिलियन इसको नोट किया गया था। और एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो रही है, एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वैल्यू वो रही है 90,217 करोड़ रुपए, और जो कि नवंबर में ये रिकॉर्ड की गई थी 87,721 करोड़ रुपए। ठीक है। इसके अलावा इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज की अगर हम बात करें, उसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे इसने टच किया है रुपीज़ 6.62 लाख करोड़ दिसंबर में, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का जो रैपिड शिफ्ट रहा है टुवर्ड्स कैशलेस पेमेंट। ठीक है ना। तो इंडिया जो है यहाँ पे रैपिडली जो है स्ट्रांगली मूव कर रहा है कैशलेस पेमेंट की तरफ, यहाँ पे जो है वो मूव कर रहा है, और जो ये यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है हमारे गवर्नमेंट का जो गोल है लेस कैशलेस इकोनॉमी। यूपीआई की अगर हम बात करें तो इसको डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि इंस्टेंट ट्रांसफर करता है बैंक अकाउंट्स वाया मोबाइल फोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट जल्लीकट्टू इवेंट ऑफ 2026 शेड्यूल टू बी हेल्ड? तो यहाँ पे जल्लीकट्टू इवेंट जो तमिलनाडु में ऑब्जर्व किया जाता है वो जो है यहाँ पे शेड्यूल किया गया। ठीक है। तो वो कहाँ पर किया गया? ठीक है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थचनकुरिची विलेज, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, थचनकुरिची विलेज, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में। तो देख लेते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑफिशियली परमिशन ग्रांट की है फर्स्ट जल्लीकट्टू इवेंट के लिए 2026 के लिए, और ये कंडक्ट किया गया 3 जनवरी को थचनकुरिची विलेज, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। लीगल बेसिस अगर हम देखें तो ये जो इवेंट है इसको अप्रूवल दिया गया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 60 के तहत, जिसको कि अमेंड किया गया तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017 में लाया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि अलाउ करता है जल्लीकट्टू को अंडर रेगुलेटेड कंडीशंस। ठीक है ना। जल्लीकट्टू इवेंट को जो है यहाँ पे बीच में जो है वो रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे क्रूअल्टी जो है एनिमल के ऊपर देखी जाती थी, क्रूअल्टी उनके ऊपर होती है, लेकिन इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में कुछ अमेंड किए गए थे। ठीक है, उसके तहत जो इसको अप्रूव किया गया है। सेफ्टी नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैंडेट किए हैं स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस विद द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि इंश्योर करेंगे क्राउड कंट्रोल को और एनिमल वेलफेयर और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को। ठीक है। पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ बुल एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे रहता है। ठीक है ना। इसीलिए जो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट बनाया गया है जल्लीकट्टू इवेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which department of the Gujarat government set up the core committee and task force to protect energy infrastructure from cyber attacks? तो गुजरात गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे कोर कमेटी और टास्क फोर्स बनाई है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर अटैक से। तो कौन सा जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एनर्जी और पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट है गुजरात गवर्नमेंट का। इन्होंने सेटअप किया है, 11 मेंबर की यहाँ पे कोर कमेटी बनाई गई है, और 19 मेंबर टास्क फोर्स यहाँ पे जो है बनाई गई है, जो कि सेफ गार्ड करेंगे स्टेट का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। ठीक है ना। तो कोर कमेटी जो रहेगी 11 मेंबर्स की, ये रिव्यू करेंगे ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को, और जितनी भी पॉलिसीज होंगी ठीक है उसको एग्जामिन किया जाएगा इनके द्वारा, और लॉन्ग टर्म जो है फ्रेमवर्क जो है प्रोटेक्शन इनके द्वारा सजेस्ट की जाएगी। जो टास्क फोर्स रहेगी 19 मेंबर, ये फोकस करेगी ऑपरेशनल और टेक्निकल एसेट्स के ऊपर, एस्पेक्ट्स के ऊपर, और जो इम्प्लीमेंट करेगी साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को। ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये यहाँ पे जो क्यों ये प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें स्मॉल ग्रिड आ जाते हैं, और यहाँ पे जो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम आ जाते हैं, इनको जो यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, और यहाँ पे ये इंश्योर किया जा रहा है 24/7 पावर सिस्टम रिमेन सिक्योर एंड रिसाइलेंट। ठीक है ना। पावर सिस्टम को सिक्योर और रिसाइलेंट बनाने के लिए जो है ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8th स्टेट पे कमीशन? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडिया की कौन सी स्टेट ऐसी बनी जिसने 8th पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आसाम।
तो आसाम जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बनी है इंडिया की टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स एट्थ पे कमीशन, जो कि यहाँ पे जो है वो एक्सपायरी सेवन्थ पे कमीशन की एक्सपायरी होने से पहले ही जो इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ठीक है, ये अनाउंसमेंट की गई है चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा। और जो है ये यहाँ पे जो आसाम गवर्नमेंट की प्रोएक्टिव अप्रोच है गवर्नमेंट की पे रिफॉर्म्स की, उसको ये यहाँ पे शो करता है। ठीक है, फॉर्मर आसाम के चीफ सेक्रेटरी है सुभाष दास, उनको जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ हेड ऑफ द न्यू पे कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो इसमें हाईलाइट किया गया है ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आसाम के चीफ सेक्रेटरी हैं सुभाष दास, उनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे हेड ऑफ द न्यू पे कमीशन। कमेटी जो है यहाँ पे रिवाइव करेगी और रिकमेंड करेगी चेंजेस सैलरीज में, अलाउंसेज में और पेंशन जो स्टेट गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ की और पेंशनर्स की है, उनको जो है यहाँ पे ये रिव्यू करेगी और रिकमेंड करेगी उसके रिगार्डिंग चेंजेस। ठीक है, next news, what is the name of the mascot recently launched by Ministry of Statistics and Program Implementation to promote data driven governance? ठीक है, तो हमारी जो मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने यहाँ पे अपना एक नया मैस्कॉट जो है वो लॉन्च किया है। तो क्या नाम है उस मैस्कॉट का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सांख्यिकी। सांख्यिकी, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यहाँ पे अनवील किया है न्यू लोगो मैस्कॉट, न्यू लोगो और मैस्कॉट जनवरी में, जो कि यहाँ पे मॉडर्नाइज करता है इसकी आइडेंटिटी को और स्ट्रेंथ करता है पब्लिक ट्रस्ट इन इंडियाज ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। मैस्कॉट का नाम है यहाँ पे सांख्यिकी, जिसका मतलब है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो है वो पर्पज़ क्या है इस मैस्कॉट का, तो देख लेते हैं। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है एज अ फ्रेंडली सिटीजन सेंट्रिक करेक्टर की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है, जो कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल और ईजियर, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स रहता है ये आम लोगों के उसको जो है समझ में नहीं आता है कि क्या इसमें चल रहा है, तो इसको जो है ईजी बनाया गया है। ये इस मैस्कॉट के थ्रू यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि ये ईजी और जो है ईजियर टू अंडरस्टैंड और अप्रोचेबल इसको जो है वो बनाया गया है स्टैटिस्टिक्स को। इसके अलावा जो इसमें इसको जो है यूज़ किया जाएगा सर्वेज में, अवेयरनेस कैंपेन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जो है इसमें पब्लिक इवेंट्स में इसको यूज़ किया जाएगा। इसका एम है यहाँ पे एनकरेज करना ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन सर्वे, जो कि हमारा सर्वे जितने भी हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कंडक्ट करवाता है, इसमें लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करें सर्वेज में। इसके अलावा जो यहाँ पे लोगो जो है यहाँ पे ये भी अनवील किया गया है। ठीक है, और लोगो का जो थीम है वो है डाटा फॉर डेवलपमेंट, ये इसका यहाँ पे पिक्चर है। ठीक है ना, तो डाटा फॉर डेवलपमेंट लोगो का थीम रहेगा, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है हमारे इंडिया की इकोनॉमी और सोशल प्रोग्रेस में। डिज़ाइन इसके एलिमेंट्स अगर हम देखें तो इसमें सेंटर में रखा गया है अशोक चक्र, जो कि क्या शो करता है अशोक चक्र, ये यहाँ पे ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस को शो करता है। इसके अलावा इसमें रुपीज़ सिंबल रखा गया है रुपीज़ का सेंटर में, जो कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल रहता है इकोनॉमिक प्लानिंग में उसको शो करता है। न्यूमेरिकल मोटिव्स और अपवर्ड ग्रोथ बार जो है इसमें दिखाए गए हैं साइडों में, कॉर्नर में। ठीक है, जो कि यहाँ पे शो करते हैं मॉडर्न डाटा सिस्टम एंड प्रोग्राम जो है प्रोग्रेस को ये शो करते हैं। Next question, which state recorded the highest number of tiger deaths in India in 2025 according to NTCA डाटा? तो यहाँ पर जो है वो 2025 में टाइगर डेथ के रिगार्डिंग डाटा जो है वो NTCA के द्वारा जारी किया गया है। तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर डेथ्स देखी गई है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 2025 में जो यहाँ पे रिकॉर्डेड 166 टाइगर डेथ्स देखी गई है, जो कि जो यहाँ पे ज़्यादा रहती है। 2024 में अप्रॉक्सीमेट 126 देखी गई थी। 40 जो है इस बार ज़्यादा डेथ हुई है 2024 के कंपैरिजन में। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इसने रिपोर्ट किया है कि मध्य प्रदेश में जो जिसको कि टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में, हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 55 टाइगर डेथ्स नोट की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 38, केरला में 13 और आसाम में 12 डेथ्स नोट की गई हैं। क्या कॉज रहा है इसे बढ़ती हुई जो मोर्टेलिटी है इतनी डेथ्स का? तो इसके लिए कुछ टेरिटोरियल फाइटिंग्स है। ठीक है ना, तो टेरिटोरियल में जिसमें कि अगर हम देखें तो टाइगर्स का नंबर जो है कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहा है हमारे इंडिया में। फॉरेस्ट स्पेस और कॉरिडोर जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इससे जो है उनमें आपस में ही जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वो भी एक इनकी डेथ का कारण बनते हैं। यंग और डिस्पर्सिंग जो टाइगर्स रहते हैं वो जो है रेजिडेंट जो ओल्ड अडल्ट टाइगर्स रहते हैं उनके साथ जो है ये जो है वो फाइट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ फैटल्स इनकाउंटर्स इसमें हो जाते
जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। हैबिटेट सैचुरेशन यहाँ पर देखी गई क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन इंडिया की 2018 में अगर देखें तो 2967 यहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 2022 में बढ़कर 3682 हो गई है। और यहाँ पे एक स्पेस क्रंच भी इसका एक रीज़न माना जा रहा है। स्पेस कम रहेगा, ठीक है ना, तो उस वजह से भी है कि किसी वजह से जो है उस वहाँ पे डेथ का ये रीज़न बनता है, ठीक है। मध्य प्रदेश अकेला जो है यहाँ पे इसने टाइगर का अगर नंबर देखें तो 2014 में 308 मध्य प्रदेश में टाइगर्स थे, जो कि 785 बढ़कर 2022 में हो गए हैं। नेचुरल डेथ और पोचिंग भी इसमें रीज़न रहे हैं। नेचुरल डेथ जो होती हैं और पोचिंग यानी जो है उनको शिकार किया जाता है उनका किसी उनकी स्किन एक्सेट्रा के लिए। तो मध्य प्रदेश में जो 55 डेथ थी उसमें से 38 डेथ जो है वो नेचुरल यहाँ पे रिपोर्ट की गई हैं, ठीक है ना। मोस्टली कब्स और यंग टाइगर्स इसमें नेचुरली मरे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है 10 केसेस वहाँ पे जो है लिंक किए गए हैं पोचिंग के साथ। एनटीसीए जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है जो, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। क्या काम है इसका, तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब करती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग टाइगर डेथ्स। Next question, which who inaugurated the newly launched e-bill system for fertilizer subsidies in India? तो यहाँ पे जो है ई बिल यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ के लिए इंडिया में। तो किसने इसको जो है इनागोरेट किया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेपी नड्डा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रोल आउट किया है न्यू ई बिल सिस्टम, जो कि मैनेज करेगा हमारे फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ को, जिसकी जो है वर्थ रहेगी नियरली ₹2 लाख करोड़ एनुअली, ठीक है ना। फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ जो फर्टिलाइजर किसानों को सब्सिडीज़ के ऊपर दी जाती है, उसके लिए जो इसको बनाया गया है, ठीक है। ये जो सिस्टम है इसको इनागोरेट किया गया जेपी नड्डा के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के। क्या फीचर्स होंगे इस ई बिल के, इसको देख लेते हैं। तो ये फुली डिजिटल रहेगा, एंड टू एंड प्लेटफॉर्म रहेगा, प्रोसेसिंग सब्सिडीज क्लेम्स इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि जितनी भी प्रोसेसिंग होगी सब्सिडीज़ के रिगार्डिंग और क्लेम्स रहेंगे, उनको इलेक्ट्रॉनिकली जो है इसको प्रोसेस किया जाएगा। और जो हमारा मैनुअल प्रोसेसिंग सिस्टम था जिसमें फिजिकल फाइल्स और कई सारे जो है अप्रूवल लेने पड़ते थे, उसको ये रिप्लेस करेगा। इसके अलावा फास्टर क्लियरेंस और जो इसमें इंश्योर की जाएगी, और पेपर वर्क को कम किया जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी को जो है इसमें इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा बिल्ट इन चेक्स को और कंट्रोल्स टू वेरीफाई बिल्स बिफोर पेमेंट अप्रूवल, ठीक है ना। तो इसको में जो बिल्ट इन चेक्स रहेंगे जो कि वेरीफाई करेंगे बिल्स को बिफोर द पेमेंट। तो इस तरीके का जो फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ क्या होती है, ये हमारा जो प्राइसेस रहते हैं उसमें जो अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर जो है फर्टिलाइज़र जो है फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं सब्सिडीज़ के तहत, ठीक है। और क्यों सब्सिडीज दी जाती है, ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी और जो एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सके कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन विल रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी लाइसेंस इन तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट होल्ड। यस, तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पे रेगुलेट करेगा क्रिप्टो करेंसी लाइसेंस को तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान जो कि वर्ल्ड का मोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी है, इसने यहाँ पे पास किया है एक लॉ जो कि लीगलाइज करता है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंजेस में, ठीक है। माइनिंग एंड एक्सचेंजेस के लिए जो यहाँ पे लीगलाइज करता है क्रिप्टो करेंसी को, ये जो है यहाँ पे लॉ है, इसको साइन किया गया है यहाँ के जो प्रेसिडेंट है सरदार बुर्दिमू होमोदेव, ठीक है, सरदार बुर्दिमू होमोदेव। और ये इफेक्ट में आ जाएगा जनवरी 26 है, ठीक है। तो क्या रहेगा ये लाइसेंसिंग सिस्टम, तो ये जो जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस होंगे, ठीक है ना, ये ऑब्टेन किए जाएंगे लाइसेंसेस के थ्रू, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्कमेनिस्तान जो है लाइसेंस प्रोवाइड करेगा क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए। सिविल लॉ रिकॉग्निशन अगर हम देखें तो वर्चुअल जो एसेट्स होंगे, ठीक है ना, जितने भी वर्चुअल एसेट्स होंगे उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर सिविल लॉ।
और जो लीगल टेंडर है क्रिप्टो करेंसी जो है वो यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटीज़ और एवरीडे पेमेंट के लिए जो है वो यूज़ नहीं की जाएगी। ठीक है, एवरीडे जो पेमेंट्स रहेगी और जो सिक्योरिटीज़ रहेगी उसके लिए जो है, जो सिक्योरिटीज़ जो बैंक्स वगैरह में या कहीं पर भी हम देते हैं, तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे जो है वो ऐड किया गया है इनके लीगल टेंडर में। इसके अलावा जो कंट्रोल लिबरलाइजेशन रहेगी इसकी, माइनिंग और ट्रेडिंग के में ही जो है क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी जो है स्ट्रिक्ट यहाँ पे स्टेट की जो है गवर्नमेंट की इसके ऊपर निगरानी रहेगी। ठीक है ना, तो ओनली माइनिंग और ट्रेडिंग के लिए जो यहाँ पे अलाउ किया गया है तुर्कमेनिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को। ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान की जो इकोनॉमी है तो सबसे ज़्यादा किस ये जो है डिपेंड करती है नेचुरल गैस एक्सपोर्ट के लिए, मेनली जो है वो चाइना के साथ ही एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये क्लोज इकोनॉमी है। इन्होंने जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया है, लिबरलाइज नहीं किया है पूरे वर्ल्ड में, क्लोजली एक तरह की इनकी इकोनॉमी है, और ये जनरली अपना जो ट्रेड है ये चाइना के साथ ही करते हैं। ठीक है ना, और अगर हम देखें तुर्कमेनिस्तान की, तो इसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1991 में। उसके बाद जो है इसने अपने आप को परमानेंटली न्यूट्रल जो है कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। न्यूट्रल मतलब कि ये किसी का जो है वो किसी भी कंट्री का जो है ये पक्ष नहीं देगा, किसी के अगेंस्ट या किसी के साथ में नहीं रहेगा, ये न्यूट्रल ही है, सारे देश इक्वल ही है। ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो परमानेंट जो है वो न्यूट्रल कंट्री कौन सी है, तुर्कमेनिस्तान है। 1995 में जो इसने अपने आप को न्यूट्रल कंट्री डिक्लेयर किया था। ठीक है, और अगर हम देखें इसको, तो ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज सेट बाय फ्रांस प्रपोज लॉ फॉर सोशल मीडिया यूज विदाउट पेरेंटल कंसेंट। तो यहाँ पे जो है फ्रांस भी जो है अभी यहाँ पे सोशल मीडिया जो है वो बैन लगा रहा है चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे क्या एज इसके लिए रखे गए विदाउट पेरेंटल कंसेंट, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15 ईयर, 15 साल। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रांस ने यहाँ पे प्रपोज किया है बैन on social media use for children under 15 year old unless payment give explicit consent। ठीक है, ये जो क्यों लिया गया, ये कदम क्यों उठाया जा रहा है, तो ये यहाँ पे कंसर्न जो है मेंटल हेल्थ, क्रिप्टो साइबर बुलिंग, प्राइवेसी रिस्क और जो है एडिक्टिव जो ऑनलाइन बिहेवियर रहता है बच्चों में, उसके लिए यहाँ पे मूव जो है वो उठाया जा रहा है, कदम उठाया जा रहा है फ्रांस के द्वारा। की फीचर्स अगर हम इस प्रपोजल के देखें, तो इसमें जो है वो एज वेरिफिकेशन के लिए प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे वेरीफाई करेगा एज बच्चों की अंडर और ब्लॉक करेगा अंडर 15 अकाउंट को विदाउट पेरेंटल अप्रूवल। ठीक है, पेनल्टीज में यहाँ पे कंपनीज के ऊपर जो है यहाँ पे जो है वो फाइन लगाया जाएगा अगर जो है यहाँ पे वो वेरीफाई नहीं करते हैं एज को। ठीक है ना, हैवी फाइन जो है यहाँ पे कंपनीज के ऊपर लगाया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट जो है वो बर्डन जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ही डाला गया है, जस्ट पेरेंट्स के ऊपर नहीं डाला गया है, ताकि जो स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पे रेगुलेट किया जा सके इस लॉ को। क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, प्राइवेसी कंसर्न रहता है, कोई भी फेक आईडी से अपनी जो है वो अकाउंट बना सकता है सोशल मीडिया पे। ठीक है ना, और रिस्ट्रिक्शन को बाईपास करने के चांसेस बहुत ज़्यादा, और लीगल इशू भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें अदर कंट्रीज, तो ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया ऑलरेडी यहाँ पे बैन कर चुके हैं अंडर 16। ठीक है ना, 6 साल से कम के जितने भी बच्चे होंगे उनके ऊपर जो सोशल मीडिया बैन लगाया जा चुका है इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्गारिया बिकम द 21st मेंबर ऑफ यूरोजोन इन 2026, विच करेंसी डिड इट रिप्लेस विद यूरो। ठीक है ना, तो बुल्गारिया जो है यहाँ पे 21वां मेंबर बन गया है यूरोजोन का। यूरोजोन वो होता है जहाँ पे यूरो को एज अ करेंसी यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो बुल्गारिया जो इसका 21st मेंबर बन गया है यूरोजोन का, और जो है कौन सी करेंसी को जो इसने रिप्लेस किया है यूरो से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बुल्गारिया की जो करेंसी पहले क्या थी, तो लिव थी, अब उसने रिप्लेस कर दिया इसको यूरो से। ठीक है, बुल्गारिया ऑफिशियली यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है अपनी नेशनल करेंसी लिव को विद द यूरो इन जनवरी 2026। ठीक है, बुल्गारिया यहाँ पे अडॉप्ट करेगा इसको, और इसने जो है इसको ज्वाइन करने के बाद ये 21st मेंबर बन जाता है। जनवरी में जो है यहाँ पे डुअल पेमेंट अलाउ की जाएगी बुल्गारिया में। ठीक है ना, लेकिन जो एक्सचेंज में उनको यूरो ही दिए जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एकदम से करेंसी शिफ्ट होता है तो लोगों के पास एकदम से तो नहीं होंगे यूरोस, तो जो है जनवरी में जो है डुअल पेमेंट सिस्टम रहेगा। आप लिव में भी पेमेंट कर सकते हैं और आप यूरो में भी कर सकते हैं, लेकिन जहां भी आप पेमेंट करेंगे आपको एक्सचेंज में जो है वो यूरो ही देना पड़ेगा या आपको दिया जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से ओनली यूरो विल बी एक्सेप्टेड, और 1 फरवरी सॉरी, और 1 फरवरी से जो है बुल्गारिया में सिर्फ यूरो को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। लिव जो है बुल्गारिया की करेंसी रही है 1881 से। बुल्गारिया ने यहाँ पे नाटो, ईयू और शेंचेन को जो है
है ज्वाइन किया है बिफोर ज्वाइनिंग द यूरो। क्या सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका रहेगा, तो यहाँ पे ट्रेड जो रहेगा और इन्वेस्टमेंट यूरो जोन कंट्रीज़ के साथ वो ईजी हो जाएगा, और यहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज जो कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो जाएगी बुल्गारिया के लिए। और यहाँ पे जो है 1.2 मिलियन बुल्गारियन जो है अब्रॉड में रहते, बाहर रहते, वो यहाँ पे सेंड करते हैं रेमिटेंस इन यूरोज़ में, जो अपनी रेमिटेंस सेंड करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तो यहाँ पे जो है डिफेंस में कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो उनको एक साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है। ठीक है ना, 3 अपॉइंटमेंट्स हुई है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज अ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस इन जनवरी 2026। तो किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एयर मार्शल नागेश कपूर। तो यहाँ पे जो है ये 1 जनवरी 2026 को एयर मार्शल नागेश कपूर है, जो कि एक फाइटर पायलट रह चुके हैं। नियरली 4 डिकेड्स तक जो है इन्होंने एज अ फाइटर अपनी सर्विसेज दी थी। इन्होंने यहाँ पे चार्ज अज्यूम किया है एज अ वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, जो कि सक्सीड करेंगे एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को, ये सक्सीड करेंगे। ठीक है, एयर मार्शल कपूर की अगर हम देखें तो ये फाइटर पायलट रह चुके हैं विद नियरली 40 डिकेड्स ऑफ ऑपरेशनल कमांड और ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ऑपरेशनल कमांडिंग और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है इनके पास एज अ फाइटर पायलट। इन ये जो कमीशन हुए थे एज फाइटर स्ट्रीम में 1986 में जो है ये कमीशन हुए थे। इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें कि वायुसेना मेडल 2008 में इनको दिया गया था, अति विशिष्ट सेना मेडल 2022 में दिया गया था, परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है इनको 2025 में, और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इनको 2025 में मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर मार्शल एस श्रीनिवास हैज अज्यूम चार्ज एज द हेड ऑफ विच कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तो यहाँ पे एयर मार्शल है एस श्रीनिवास, तो इनको यहाँ पे हेड बनाया गया है। कौन सी इंडियन एयर फोर्स कमांड का इनको हेड बनाया गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रेनिंग कमांड। ठीक है ना, तो 1 जनवरी 2026 को एयर मार्शल एस श्रीनिवास ने यहाँ पे चार्ज लिया है एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, ये जो कमीशन हुए थे 1987 में ये कमीशन हुए थे, और इन्होंने जो है यहाँ पे उड़ाया है मिग 21 को, किरण PC-7 MK2, और जो है ये यहाँ पे सर्व कर चुके हैं बोथ ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग कमांड्स में। ठीक है ना, ऑपरेशनल और ट्रेनिंग रोल्स में दोनों में जो है ये सब कर चुके हैं। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो इनको वशिष्ठ सेना मेडल 2017 में दिया गया था, और अति वशिष्ठ सेवा मेडल जो है इनको 2024 में दिया गया है। थर्ड अपॉइंटमेंट यहाँ पे देखिए, तो हु अज्यूम चार्ज एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ऑन जनवरी 1 2026। तो किसने यहाँ पे चार्ज अज्यूम किया है एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड का। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एयर मार्शल तजिंदर सिंह। तो यहाँ पे एयर मार्शल है तजिंदर सिंह, इन्होंने अज्यूम किया है चार्ज एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जनवरी 1 2026 से। ठीक है, ये कमीशन हुए थे 1987 में फाइटर स्ट्रीम में, और कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ये रहते हैं। ठीक है ना, कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। ये 3 अपॉइंटमेंट्स हमने देख ली, क्योंकि जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन रहते हैं उसमें ज़्यादातर ये अपॉइंटमेंट्स पूछी जाती है, बाकी अदर एग्जामिनेशन में इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं, बट फिर भी एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट होती रहती है फ्रेंड्स। तो जो है जो एग्जामिनेशन जल्दी जल्दी होते रहते हैं विद इन 6 मंथ या 3 मंथ्स में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है, बैंकिंग और डिफेंस से रिलेटेड जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। Next question, what is the name of the 14 kg mini earth observation satellite built by Hyderabad startup for launch abroad ISRO's PSLV in January 2026। तो यहाँ पे एक 14 kg मिनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है बनाई गई है, हैदराबाद का एक स्टार्टअप है। ठीक है ना, जिसको कि यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा इसरो का PSLV के साथ जनवरी 2026 में। तो क्या नाम है उसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MOI-1। तो यहाँ पे 2 हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, जिनका नाम है टेक मी टू स्पेस और ईओन स्पेस लैब्स। ठीक है ना, 2 स्टार्टअप्स हैं ये, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है एक 14 kg मिनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है MO-1। ये जो है यहाँ पे इसको टेस्ट किया गया अहमदाबाद में, और इसको शिप किया गया श्री हरिकोटा को, और ये इसको जो है लॉन्च किया जाएगा इसरो का जो PSLV रहेगा एज अ को पैसेंजर पेलोड जो है इसको लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2026 में। क्या फीचर्स रहेंगे इसके, तो ये जो ऑपरेट करेगा हमारे लो अर्थ ऑर्बिटर में,
यानी कि 500 किलोमीटर में जो है ये लो अर्थ ऑर्बिटर में और ऑपरेट करेगा। कैमरा रेजोल्यूशन इसका 9.2 मीटर रहेगा विद 18.7 किलोमीटर स्वाथ। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग इसमें रहेगी, 9 स्पेक्ट्रल बैंड्स इसमें रहेंगे। और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, तो एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग में जो है ये सैटेलाइट हेल्प करेगा, ठीक है ना। और अर्बन मैपिंग, शिप डिटेक्शन, कंस्ट्रक्शन ट्रैकिंग में जो है ये हेल्प प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। इसकी अगर कॉस्ट देखें तो ये इसको बिल्ड किया गया है अप्रॉक्सीमेट 2.5 करोड़ के जो है इसकी कॉस्ट रहेगी। और ये नियरली 40 to 70% चीपर रहेगा अदर ग्लोबल जो है वो अदर जो सैटेलाइट्स है उनसे जो है ये 40 to 70% ये चीपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिरकीर मलकोहा टेकोकुआ लेशनोल्टी, ठीक है, टेटेकोआ नेशनोल्टी रिसेंटली स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तरकाशी इज यूजुअली फाउंड इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे सिरकीर मलकोहा टेकोकुआ लेशनोल्टी के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो ये कौन से हैबिटेट में पाया जाता है, फर्स्ट टाइम उत्तरकाशी उत्तराखंड में इसको जो है वो देखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट एंड ओपन वुडलैंड्स बिलो 1000 मीटर, ठीक है। तो क्या है ये सिरकीर मलकोहा? मलकोहा ये एक तरह का रेयर बर्ड एक्सक्लूसिव बर्ड स्पीशीज है। ऑलिव ब्राउन इसका कलर है और जो है इसकी कर्व्ड रेड पीक इसकी है, ठीक है ना। क्या है ये, एक बर्ड है, एक्सक्लूसिव बर्ड स्पीशीज है, ऑलिव ब्राउन कलर का है ये, और इसकी जो बीक है वो कर्व्ड है, ठीक है ना। रेड रेड जो है वो कर्व्ड इसकी बीक है। टिपिकली ये जो है लो एल्टीट्यूड हैबिटेट में पाया जाता है। लो एल्टीट्यूड हैबिटेट यानी कि 100 मीटर से नीचे जो है ये पाया जाता है, ठीक है ना। जहाँ पर ड्राई श्रब्स और फॉरेस्ट और ओपन वुडलैंड्स होते हैं वहाँ पे ये जनरली पाया जाता है। लेकिन जनवरी में जो है इसको रिकॉर्ड किया गया फर्स्ट टाइम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड की, वहाँ पे जो है इसको नियर बारकोट अपर यमुना फॉरेस्ट डिवीजन में इसको नोट किया गया है, जो कि हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है ना। वहाँ पे इसको देखा गया है। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि ये बर्ड जो जनरली लो एल्टीट्यूड हैबिटेट में पाया जाता था, तो इसने अपना जो हैबिटेट यहाँ पे शिफ्ट किया है हायर एल्टीट्यूड में, यानी कि जो एल्टीट्यूड जो है वो मोर देन 1000 मीटर यहाँ पे है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का, जो कि यहाँ पे सजेस्ट करा है पॉसिबल शिफ्ट इन द हैबिटेट यूज। इसके कई सारे रीजन यहाँ पे हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ठीक है ना। और जो है बर्ड जो, क्योंकि ये जो बर्ड है ये कंसिडर किया जाता है एज अ सेंसिटिव बर्ड इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंटल शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है, तो लोअर जो लो एल्टीट्यूड जो हैबिटेट है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर गया होगा, उस वजह से जो इसने जो है अपना शिफ्ट किया है हैबिटेट में हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ, ठीक है। अब आजकल इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग है कि जो हायर एल्टीट्यूड है वहाँ भी इतने ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो इतना हैबिटेट वहाँ का भी डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है ना। तो ये हैबिटेट शिफ्ट और ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो इसका मूवमेंट माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज इन हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट रन पब्लिक बस सर्विस आफ्टर 78 ईयर्स इन दिसंबर 2025? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एक गांव है जहाँ पर जो है आज़ादी के 78 साल के बाद जो है पहली गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस बस जो है यहाँ पे जो है वो पहुंची है। तो कौन सा वो गाँव है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तुमन। तो 31 दिसंबर 2025 को तुमन विलेज है, कहाँ पड़ता है ये? करसोग सब डिवीजन मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट की जो है बस है वो पहुंची है, ठीक है ना। तो लोगों ने जो है इस बस का सर्विसेज जो है इसका काफ़ी स्वागत किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये फर्स्ट बस पब्लिक बस सर्विस यहाँ पे पहुंची है। नियरली 78 ईयर्स ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द स्टेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। 78 ईयर्स तक जो है ये गाँव जो है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट से जो है ये अलग थलग रहा। और इस दिन को जो है यहाँ पे लोगों के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया, रिबन कटिंग वगैरह की गई, स्वीट्स वगैरह बांटे गए और फूल मालाएं वगैरह जो है बस के ऊपर चढ़ाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, India recently rose to which global rank in WHO pharmacovigilance contributions as of 2026? तो यहाँ पे जो है WHO ने फार्मेकोविजिलेंस कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जारी की है। तो इंडिया की क्या रैंक यहाँ पे रही है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8th।
ठीक है ना। तो फार्मेको विजिलेंस क्या रहता है, क्या होता है फार्मेको विजिलेंस? तो अगर हम फार्मेको विजिलेंस की बात करें तो इसमें जो है ड्रग सेफ्टी को मॉनिटर किया जाता है और जो है एडवर्स जो इफेक्ट रहते हैं, ठीक है ना, उनको जो है यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि जितनी भी मेडिसिन हमारी हैं वो सेफ रहे और इफेक्टिव रहे। ठीक है ना। तो ये फार्मेको विजिलेंस में जो है ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है। जनवरी 2026 में जो है इंडिया ने अचीव किया है 8th पोजीशन ग्लोबली फार्मेको विजिलेंस कंट्रीब्यूशन में टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पे एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट रहा है इंडिया की जो रैंक थी। ठीक है ना। इसे अगर हम 10 साल पहले देखें तो इंडिया की जो रैंक थी अप्रॉक्सीमेट 2014-15 के आसपास, तो इंडिया की रैंक जो है वो 123rd थी। ठीक है। 123 इंडिया की रैंक थी और अब जो है इंडिया की रैंक आ गई है इसमें 8th, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है रिफॉर्म हमारे ड्रग रेगुलेशन में, रिपोर्टिंग सिस्टम में और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में। ये अनाउंसमेंट हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, उनके द्वारा जो है 10th एडिशन ऑफ इंडियन फार्मेकोपिया 2026 जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था उस दौरान जो है ये बताया गया। हाइलाइट्स अगर हम देखें इंडियन फार्मेकोपिया के 2026 के, तो टोटल मोनोग्राफ्स इसमें रहे 3340, जिसमें कि 121 न्यू एडिशंस इसमें रहे हैं इस बार। फर्स्ट टाइम इंक्लूजन किया गया है 20 ब्लड कंपोनेंट मोनोग्राफ्स को, जो कि इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन जाती है ग्लोबली। ठीक है, ऐसा करने वाली। ठीक है ना, जिसमें कि यहाँ पे 20 ब्लड कंपोनेंट मोनोग्राफ्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द IFFCO साहित्य सम्मान 2025 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो साहित्य सम्मान दिया गया है लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए IFFCO। ठीक है, तो किसके द्वारा किसको ये अवार्ड दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैत्री पुष्पा। तो यहाँ पे जो है मैत्री पुष्पा है, इनको जो है IFFCO साहित्य सम्मान 2025 का दिया गया है ऑन एमिनेंट हिंदी राइटर। ठीक है ना, एमिनेंट हिंदी राइटर है ये मैत्री पुष्पा, और उनकी जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली जो उनका रोल रहा है रूरल सोसाइटी और एग्रेरियन रियलिटीज़ को डिपिक्ट करने में, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो है वो इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2011 में, और ये हर साल जो हिंदी राइटर्स को दिया जाता है उनके वर्क के लिए, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं रूरल और एग्रीकल्चरल लाइफ को। ठीक है, उनको ये दिया जाता है। तो इफ़को क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इफ़को, तो ये साहित्य सम्मान देती है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे एक सिटेशन दिया जाता है, मोमेंटो दिया जाता है और कैश प्राइज दिया जाता है 11 लाख रुपीज़ का। मैत्री पुष्पा जो है, इनका जन्म 1940 में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और ये जो इन्होंने काफ़ी सारे जो है नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी वर्क्स और पोइट्री प्लेज जो है ये स्ट्रांगली इनका जो है वो बुंदेलखंड रूरल लाइफ और वुमेन एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो है इनका फोकस रहा है। ठीक है ना। ये जो सेरेमनी है, इफ़को यंग लिटरेरी अवार्ड 2025 यहाँ पे प्रेजेंट की गया अंकिता जैन को फॉर हर बुक ओहरे किसान। ठीक है ना, 2025 का जो ये था यंग लिटरेरी अवार्ड जो है वो सेम सेरेमनी में इफ़को के द्वारा ये अंकिता जैन को उनकी जो बुक रही ओ रे किसान, उसके लिए जो है 2025 में इनको 2025 का दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? अंकिता जैन को। और क्या कौन सी बुक है उनकी? ओ रे किसान, इफ़को यंग लिटरेरी अवार्ड 2025। ठीक है। वेयर इज़ द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 बीइंग हेल्ड? तो जो है वो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस 2026 की कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुवाहाटी। ठीक है ना, तो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इज शेड्यूल फॉर 8 to 9 जनवरी 2026, और जो है ये ऑर्गेनाइज की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ आसाम। ठीक है, गुवाहाटी को यहाँ पे चूज़ किया गया एज अ वेन्यू, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, जो कि एक हब है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो हब है हमारे सिल्क का, हैंडलूम का और बैम्बू बेस्ड टेक्सटाइल का, इसलिए जो है यहाँ पे इनको नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के लिए चुना गया है। ठीक है ना, और इसके लिए डेडिकेटिव कॉन्क्लेव जो है यहाँ पे इस इवेंट के दौरान फोकस किया जाएगा यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग द टेक्सटाइल इकोसिस्टम ऑफ द रीजन, और यहाँ पे ब्रांडिंग की जाएगी टेक्सटाइल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट फॉर नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है मेनली नॉर्थ ईस्टर्न जो है टेक्सटाइल इकोसिस्टम है इसके ऊपर जो है फोकस रहेगा मेनली, और जो है यहाँ पे ब्रांडिंग की जाएगी इस ग्लोबल और नेशनल मार्केट में टेक्सटाइल जितना भी रहता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से।
थीम और विजन अगर हम देखें इस कॉन्फ्रेंस का, तो थीम इसकी है इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम है इसकी इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। विजन इसका क्या रखा गया है, तो इंडिया ने अपना टारगेट रखा है $350 बिलियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री साइज जो है हमें अपना बनाना है बाय 2030। ठीक है, कितना बनाना है, $350 बिलियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री साइज बाय 2030। और एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है इंडिया का $100 बिलियन बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोरम देव कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन जनवरी 2026 इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द विच सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। तो एक भोराम देव कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया 2026 में। तो इसको जो है वो कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंडर जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्वदेश दर्शन स्कीम। ठीक है ना। तो एक भोराम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया गया भोराम देव धाम में, कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे ये छत्तीसगढ़ स्टेट का ये प्रोजेक्ट है। और इसको जो है भोराम देव धाम कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, ये ज्वाइंटली जो है इसको इनॉग्रेट किया गया छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णु देव साई और यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ज्वाइंटली इसको इनॉग्रेट किया गया। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी 146 करोड़ रुपए। और ये जो मॉडल इसको किसके ऊपर बनाया जाएगा, इसको बनाया जाएगा काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है इसके ऊपर जो है इसका मॉडल जो है रखा गया है, उसके ऊपर जो है इसको बनाया जाएगा उसी की तरह। और इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा हेरिटेज कंजर्वेशन को विद मॉडर्न एमिनिटीज। ठीक है ना, जो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसकी तर्ज पर जो है इसको बनाया जाएगा और हेरिटेज को जो है यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है ना, मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जो हेरिटेज को यहाँ पे जो है वो शो किया जाएगा। भोराम देव जो टेम्पल है, ये इसको जो है भोराम देव में जो टेम्पल है इसको खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ किसको कहते हैं, तो भोराम देव टेम्पल को। ठीक है ना, और ये अपने एंशियंट स्टोन आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और अपनी कार्विंग्स के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये यहाँ पे टूरिस्ट साइट रहता है, हेरिटेज टूरिस्ट साइट ये रहता है भोराम देव टेम्पल। स्वदेश दर्शन स्कीम है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका जो 2.0 जो इसका फेज चल रहा है स्वदेश दर्शन स्कीम का, उसमें जो है फोकस दिया जा रहा है सस्टेनेबल थीम बेस्ड टूरिज्म डेवलपमेंट के ऊपर और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के ऊपर, उसके तहत जो इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये बूस्ट करेगा पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को, टूरिज्म को और लोकल लाइवलीहुड को और रीजनल कल्चर आइडेंटिटी को। ठीक है ना, और जो है यहाँ पे एक भोराम देव जो है एक मेजर स्पिरिचुअल टूरिज्म हब यहाँ पे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल 2025 रिप्लेस विच अर्लियर फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल 2025 लाया गया है, तो कौन सा अर्लियर रूल था या फ्रेमवर्क था जिसको इसने रिप्लेस किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज DMF रूल 2017। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने यहाँ पे नोटिफाई किया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल 2025 DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल 2025 यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। और जिसने कि यहाँ पे रिप्लेस किया है अर्लियर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल 2017। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल 2017। ठीक है, DMF फंड जो है यहाँ पे किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको जो है यूज़ किया जाता है माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ के लिए। ठीक है, और इसमें जो है फोकस किया जाता है वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। माइनिंग जो जितनी भी स्टेट में माइनिंग्स की जाती है तो वहाँ का जो एरिया रहता है वहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो है ये फंड यूज़ किया जाता है। की चेंजेस में क्या किए गए हैं, तो इसमें जो है कस्टडियल पनिशमेंट, ठीक है, जो कस्टडी जिस उसको जो है यहाँ पे रिप्लेस किया गया है इम्प्रिजनमेंट के साथ रूल में। ठीक है ना, जो 2017 का जो माइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन जो रूल थे उसमें जो है अगर कोई क्राइम करता है, ठीक है ना, तो उसमें जो है कस्टडी की जाती थी, मतलब कि जेल भेज दिया जाता था इम्प्रिजनमेंट, तो उसको जो यहाँ पे रिप्लेस किया गया फाइन के साथ 2025 में जो रूल लाया गया है। फाइन यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा और वायलेटर जो है यहाँ पे करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट वन टाइम इक्वल, जितना वन टाइम इक्वल रहेगा पेनल्टी के उतना ये देंगे, प्लस उसके ऊपर जो है 12% इंटरेस्ट भी जो है ये देंगे। ठीक है ना, ग्रीवेंसेस के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हेड बनाया गया है DMF का, और जो है यहाँ पे DMF जो ट्रस्ट है उसका हेड बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और मैनेजिंग कमेटी और गवर्निंग काउंसिल
काउंसिल जो है यहाँ पे बनाई गई है गवर्नेंस के लिए। फंड यूटिलाइजेशन में एटलीस्ट 70% जो DMF फंड रहेगा उसको जो है वो डायरेक्टली अफेक्टेड जो एरिया रहेगा जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वुमेन वेलफेयर के लिए इसको यूज़ किया जाएगा फंड्स को। एंडोवमेंट जो फंड है डिस्ट्रिक्ट विद एनुअल DMF कलेक्शन ₹10 करोड़ और मोर जो है वो यहाँ पे 10% रिसीट जो रहेगा वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्पेशली माइनिंग जो है वो सीज जहाँ पे कर दी गई उसके लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं माइनिंग जो है वो रूल 2017 में तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।